टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। ये भी मोशन इन 2D से ही रिलेटेड है। तो टाइम हम्म पूरा हो गया है। सर्कुलर मोशन में एक एक करके बात करते हैं। पहला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? तो मान लेते हैं कोई पार्टिकल पहले यहाँ पे था और यहाँ पे ओ पॉइंट पे मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर है जिसका ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पे था। अब वो किसी भी पाथ से मान लेते हैं ऐसे ऐसे कैसे भी वो यहाँ क्यू पे है। जब पी से वो क्यू पे पहुंचा, क्यू पॉइंट, हम्म तो ऑब्जर्वर उसे ऐसे देखा। तो अगर ध्यान से देखे तो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि ये पार्टिकल पी से क्यू गया, इसने इतना एंगल ट्रेवल किया। ये हम्म जो एंगल ट्रेवल्ड है इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सर्कुलर मोशन में ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आंसर है नहीं। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल यहाँ पे था और वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ चला गया, ठीक है। अब हम्म भले ही ये स्ट्रेट लाइन में गया, अगर कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, पहले वो उसे इधर देखेगा फिर इधर देखेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में तो एक एंगल में चेंज आया ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता ही होता है, चाहे बॉडी लीनियर मोशन कर रही हो, चाहे सर्कुलर मोशन कर रही हो, चाहे जो कर, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि हाउ द बॉडी इज डिस्प्लेस, हाउ फास्ट द बॉडी इज डिस्प्लेस, अब बॉडी कितनी तेजी से डिस्प्लेस कर रही है, उसी से टर्म आता था स्पीड। अब वहां पे पीछे जब मोशन इन 1D करते थे तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती थी। तो जैसे मान लेते यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई तो उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी अपॉन टाइम, तो उसे हम कहते थे लीनियर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो होगी वो लीनियर वेलोसिटी होगी। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि हाउ फास्ट द एंगल इज चेंजिंग। अब ये एंगल कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे पंखे की स्पीड से ले सकते हैं। जब पंखा स्टार्ट होता है तो स्लो स्लो उसका एंगल चेंज हो रहा होता है, फिर तेजी से उसका एंगल चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इसी से टर्म आएगा एंगुलर वेलोसिटी। आएगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन कह सकते हो या एंगुलर एंगुलर पोजीशन इस रेट से चेंज हो रहा है, इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। थीटा से डिनोट करेंगे तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, ठीक है। इसका डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन तो नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है। कि अगर आपको डायमेंशन लिखनी भी हो आप लिखेंगे एम की पावर 0 एल की पावर 0। अगर ए और थीटा को भी इंक्लूड करना है तो उनकी भी पावर 0, ठीक है। तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक इस यूनिट डिफाइन की गई है रेडियन, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। अगर रेडियन पर सेकंड। हाँ, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉडी, वैसे तो ये अब यहाँ भी वही चार टर्म आ जाएंगे जो वेलोसिटी में आते कि अ, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये हो सकती है यूनिफॉर्म, ठीक है, या हो सकती है नॉन यूनिफॉर्म, या फिर हम्म ये हो सकती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है, हम्म या फिर ये हो सकती है इंस्टेंटेनियस, या फिर ये हो सकती है एवरेज। हम्म तो ये चार टर्म है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे लीनियर स्पीड में चार तरीके थे वैसे इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम्म फॉर्मूला बताया है ये जाहिर सी बात है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। अगर एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना हो तो एक फॉर्मूला ये हो सकता है। मान लेते हैं बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है या कोई भी तरीके का मोशन कर रही है। अगर कोई बॉडी कोई भी तरीके का मोशन कर रही है लेकिन क्लोज पाथ में, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और घूम के और फिर यहीं पे आ गई, यहाँ से स्टार्ट हुई और घूम के बॉडी फिर यहीं पे इसी पोजीशन पे आ गई। तो अगर हम हम्म ध्यान से देखें तो यहाँ से चल के यहाँ पे वापस आने में इसने जो एंगल ट्रेवल किया 360 वो डिग्री। 2 पाई है रेडियन में, 360 डिग्री यानी हम्म 2 पाई रेडियन, ठीक है। हाँ और इसको जो टाइम लगा वो मान लेते हैं कैपिटल टी, कि हम इसे इस कैपिटल टी को हम कह सकते हैं टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। या टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कह दो या टाइम पीरियड। इसको टाइम लगा टी, ये टाइम पीरियड है या फिर
टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है, वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जितना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, 2 pi डिस्प्लेसमेंट by t. या 2 पाई अपॉन टाइम है टी, पाई बाई टी लगा सकते हैं, 1/t को फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फॉर्मूला 2 बन pi जाएगा by. ओमेगा। क्लियर है? इसको आते हैं आगे बात करते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड Linear velocity. लीनियर वेलोसिटी को का दूसरा नाम टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये टेंजेंट कहलाऊंगा। ठीक है. इसमें हम थोड़ा सा एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज मानेंगे। मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अब मान लेते हैं ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, पी पार्टिकल, है ना। अब ये पार्टिकल मान लेते हैं ऐसे गया इस डायरेक्शन, यहाँ क्यू पे पहुंच गया। जब ये पी से क्यू गया, ठीक है, तो देखो इसने कुछ एंगल तो ट्रेवल किया ही किया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी तो इसमें होगी ही होगी, साथ ही साथ देखो इसकी रेडियस में भी मैंने चेंज माना है, माना है कि रेडियस भी चेंज हो रही है, मान लेते हैं रेडियस में भी चेंज आ रहा है, आर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे दो नहीं तीन वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है जो एंगुलर वेलोसिटी है की वजह से अच्छा एक चीज और बता दे कि एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? जैसे Axial. जब कोई बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रही होगी, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा वो ऊपर की ओर होगा, ठीक है, एक्सिस के अलावा। और जब क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही होगी, ठीक है, तो उसका तो एंगुलर वेलोसिटी downward. नीचे की ओर होगा, है ना। तो एक वेलोसिटी होगी, एक देखो एक बॉडी कि ये एंगल चेंज हो रहा है तो एक एंगुलर वेलोसिटी होगी जो कि एक्सिस के अलॉन्ग होगी। दूसरी चीज इसमें होगी कि देखो इसकी जो रेडियस है, मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, तो रेडियस भी तो चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है बॉडी इस रेडियस के अलॉन्ग आगे जा रही है, यानी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो हम कह रहे हैं रेडियल वेलोसिटी, पी आर वेक्टर, ये हमारी क्या है, रेडियल वेलोसिटी। और एक एंगल चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे ये एंगल चेंज हो रहा है ना, तो एंगल की वजह से मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा वेक्टर का। और एक साथ ही साथ यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि जब P से Q बॉडी गई तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की S, है ना, ठीक है। S एज अ डिस्टेंस है तो एज अ वेक्टर, ये जो वेलोसिटी होगी ना इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी VT, है ना। वेक्टर को हम क्या कहेंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी जो रेडियस के अलॉन्ग है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो टेंजेंट है, ठीक है। कोई डाउट? No. तो एस वेक्टर होता है, तो फॉर्मूला होता है क्या, ऑफ आर, ठीक है। कि हम वेक्टर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, एस वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा क्रॉस आर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी एस वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी। अब देखो यहाँ पे डी डी ऑफ क्या क्रॉस आर हमारे होगा। पीछे से शोर आ रहा है तुम्हारे साइड से शायद। अब मेरे डी एस बाई डी टी हो अवनीश जाएगा का है. डी डी टी ऑफ थीटा क्रॉस आर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, देखो। अच्छा डी एस बाई डी टी ये तो हो गया हमारा वी टी वैक्टर, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेक्टर, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, तो थीटा को रोके क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस, और आर को देंगे क्रॉस में डी थीटा बाई डी टी,
एज अ वेक्टर हो जाएगा थीटा और वी आर बाई डी टी जो आया इसी को हम कह सकते हैं वी आर, ये वेलोसिटी अलोंग रेडियस यानी रेडियल वेलोसिटी है, और प्लस डी थीटा बाई डी टी जो आया वो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नेट टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब फॉर सर्कुलर मोशन, जब केवल सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में हम ये मानते हैं, सर्कुलर मोशन में हम ये मानते हैं कि ये जो वी आर एज अ वेक्टर है ये हमारा जीरो है, क्योंकि आर को हम कांस्टेंट मानते हैं। जो देखो, जब सर्कुलर मोशन होता है तो आर एज अ वेक्टर तो चेंज हो रहा होता है कि कभी बॉडी यहाँ है फिर यहाँ आएगी, तो जाहिर सी बात है आर की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो आर एज अ वेक्टर तो चेंज हो रहा होता है, बट उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आर के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसलिए वी आर वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाए इसमें रख दे तो फॉर्मूला जो बनेगा वी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी आर आर बनेगा। ठीक है, इसी को हम इन शॉर्ट बोलते हैं वी टी इक्वल टू आर ओमेगा, याद है ना। हाँ स्केलर में हम यही तो बोलते हैं कि वी टी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब स्केलर में ये कैसे हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से कुछ आया नहीं, तो आया ना, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लेकिन जब सर्कुलर हम्म मोशन हो रहा होगा आर और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। देखो आर इस हम्म डायरेक्शन में है और ओमेगा एक्सियली है, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना। तो हम्म जब हम इसको वेक्टर खोलेंगे तो ओमेगा का वेक्टर ओमेगा आ जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर आ जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए फाइन केवल ओमेगा आर आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए, जबकि ये जो फॉर्मूला बना है ये स्पाइरल मोशन का है। स्पाइरल मोशन कैसा होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पत्थर बांध लेते हैं किसी धागे में और मान लेते हैं उसको ऐसे ऐसे नचा रहे हैं, ठीक है ना, और हम्म नचाते नचाते अगर हम उंगली ऊपर कर दे तो जो धागा है वो हमारी उंगली पे क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, निकल मतलब तो जब वो हमारे उंगली पे ऐसे ऐसे चढ़ेगा उसकी रेडियस कम नहीं होती जाएगी पार्टिकल की, और वो सर्कुलर हम्म मतलब यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और रेडियस के लॉन्ग भी मोशन कर रहा है, कुछ ऐसा मोशन। हम्म इस मोशन को हम स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल मोशन। ठीक है, हम्म तो स्पाइरल मोशन के लिए ये वेलोसिटी का टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, देखो जब एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा होगा तो जो क्रिएट होगा उसे एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कॉल्ड एंगुलर, तो हम क्या कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो डी ओमेगा बाई, हम्म और ये भी एक एक्सियल वेक्टर ही है कि अगर बॉडी ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऊपर की ओर होता है, जो हम्म अल्फा है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज मोशन कर रही है अल्फा एंड ओमेगा दोनों एक डायरेक्शन। क्लियर है, हम्म यूनिट होनी चाहिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब अगला हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या रिलेशन। अमन हाँ, ये अभी रिलेशन हो तो गया मुझे लग रहा है नहीं, अच्छा हाँ ये एंगुलर वेलोसिटी लिखी है, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन हम्म एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा एंड ए पॉइंट ए टी कहना ज़्यादा अच्छा है। मान लेते हैं एक हम्म पार्टिकल है, इस केस में हम सिर्फ सर्कुलर मोशन को ही कंसीडर करें। ठीक है, फिर मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पे थी, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था पहले इस डायरेक्शन में आर वेक्टर, फिर ये घूम के यहाँ पे आ गई, तो जब ये यहाँ पे आ गई आर वेक्टर मतलब
अब यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड सेम रहा, वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहा, यूनिट सर्कुलर मोशन मान दे। अब हम्म तो क्योंकि यहाँ पे हमने ये मान के रखा है कि जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पे एंगुलर एक्सेशन है, तो जाहिर सी बात है अगर एंगुलर एक्सेशन है तो यहाँ पे जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वैसे ही एक एक्सेशन होगा जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेशन कहेंगे एटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी हम सिर्फ सर्कुलर मोशन को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो आर को एज अ वेक्टर ना लेके सिंपल कर रहे हैं। हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें मिलेगा dv बाई dt dt ऑफ आर ओमेगा। अब क्योंकि आर कांस्टेंट है, ये हो जाएगा एटी टेंजेंशियल एक्सेशन, आर कांस्टेंट है बाहर, डी ओमेगा बाई डी टी बचेगा, एटी इक्वल टू हो जाएगा आर अल्फा। ये हमारा हो गया टेंजेंशियल एक्सेशन जो कि हो गया आर इंटू अल्फा का फॉर्म जो आएगा क्या आएगा, आर क्रॉस ओमेगा आना चाहिए, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, ठीक। आर क्रॉस वी अल्फा वी अभी अल्फा वी आता है। अभी क्यों आएगा ना, आर अल्फा आया है तो क्रॉस ठीक में आर है। क्रॉस अल्फा आएगा या अल्फा क्रॉस आ रहेगा, अभी चेक कर लेते हैं। आर इधर है ना, और अल्फा ठीक है। ऊपर की ओर है, नहीं अल्फा क्रॉस आ रहा है, अल्फा क्रॉस आ रहा है ना। अब ये हम कैसे चेक कर रहे हैं कि अल्फा क्रॉस आएगा या आर क्रॉस अल्फा आएगा, इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रैब रूल। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं ये हम बता देते हैं, राइट हैंड ग्रैब रूल। तो इसमें क्या करना है, अपनी जैसे मान लो हमको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते हैं ये ए है और ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर, तो हम क्या करेंगे पहले अपनी उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को ए की तरफ करेंगे, तो मान लेते हैं ए इधर है तो ऐसे किया, और फिर इन उंगलियों को उधर की ओर कर्ल करेंगे जिधर बी है, तो बी उधर की ओर है ना, तो ऐसे कर्ल करेंगे, तो जब हम ऐसे कर्ल करेंगे तो अंगूठा हमारा ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ए क्रॉस बी का इधर होना चाहिए, ऊपर की ओर होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए क्रॉस बी ऊपर की डायरेक्शन में, इसी को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसमें अल्फा जो है वो इस डायरेक्शन में है, अल्फा की डायरेक्शन है, और आर की डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखें, आर की डायरेक्शन ये है आर की डायरेक्शन है। अब देखो अगर हम अल्फा क्रॉस आर करते हैं तो क्या होगा, पहले हम उंगलियों को अल्फा की तरफ करा और फिर क्रॉस किया आर की तरफ, तो क्रॉस किया आर, तो तो रिजल्ट किधर आया, इधर की ओर, तो एटी इधर ही की तो ओर है। ठीक है, अगर हम आर क्रॉस अल्फा लेते तो आर पहले मेरा इस डायरेक्शन में होता और फिर अल्फा मेरा ऊपर की ओर होता, तो ये इधर नीचे की ओर आ जाता। क्लियर है, तो इस तरीके से राइट हैंड ग्रैब रूल ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है हमेशा। ठीक है, हम हर बार राइट हैंड ग्रैब रूल से क्लियर कर लेते हैं कि अल्फा क्रॉस आर है या आर क्रॉस अल्फा, इन केस अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, इसमें स्पाइरल मोशन नहीं लिया है फॉर सम रीजन, आगे हम स्पाइरल मोशन का भी एग्जांपल लेके यहाँ पे करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेशन। सेंट्रीपिटल तो हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेशन का डेरिवेशन करने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो सर्कुलर मोशन तो वही है जब कोई बॉडी एक मतलब सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, और ज्यादा प्रिसाइज वे में कहें तो हम ऐसे कहें कि एक बॉडी मूव कर रही है सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, कहते हैं ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है पी, लेकिन वो ऐसे मूव कर रहा है कि ये आर उससे फिक्स रहता है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा बॉडी। ठीक है ना,
अब इसी सर्कुलर मोशन में अगर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो उसी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर, यानी अमन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड नहीं आएगा, कांस्टेंट स्पीड अमन आएगा। यस सर। हेलो। हेलो, हाँ सर बताइए। अच्छा, ये जो तुमने भी पहले बताया था, सुना, आवाज आ रही है? जी सर बताइए, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही ये जो तुमने अभी आर क्रॉस अल्फा वाला बताया था, है। एन है ना, ग्रैब हाँ। राइट एंड ग्रैब, तो जैसे इसके बीच में जो एंगल होता है, एंगल जैसे साइन आएगा, है ना, हम्म। तो साइन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तो इन द डायरेक्शन, अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो अपोजिट, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको जैसे जब राइट हैंड रूल हम लगाते हैं, तो हम एक रफ डायरेक्शन बताने के लिए एक तरीका होता है। हमें ये तो नहीं पता ना कि जैसे अबे हमें यहाँ पे अभी आर और अल्फा के बीच में तो पता है कि एंगल 90 डिग्री होगा, हम्म, ठीक है, क्योंकि अल्फा हमारा एक्सियल वेक्टर है और आर हमारा प्लेन में है, तो एंगल 90 डिग्री है। लेकिन मान ले ए और बी किसी भी डायरेक्शन में, ये बी है ये ए है, अभी हमें हम्म, ये नहीं पता कि बी क्रॉस ए, बी और ए के बीच में एंगल क्या है, ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो किस डायरेक्शन में आएगा, तो उसके लिए राइट हैंड रूल आसान है कि देखो बी की तरफ उंगलियों को करो और जिधर ए है उसकी तरफ कर्ल करो, तो अंगूठा नीचे की ओर होगा, यानी इनवर्ड होगा, ठीक है। जब हमें अल्फा और आर की वैल्यूज पता हो पूरा कि हाँ अल्फा ये है और आर ये है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ऑटोमेटिक डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब हमें ये चीजें नहीं पता है और हमको बताना है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा या प्लेन में ही होगा, तो उसके लिए हम राइट हैंड ग्रैब रूल यूज हम्म, करेंगे। ठीक ठीक। तो हम ये बता रहे थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पहले कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती, मान लेते हैं कि एक बॉडी ये सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे बना ऐसे, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। जब बॉडी मान लेते हैं पी पॉइंट पे थी यहाँ, उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी एक टेंजेंशियल वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में रही होगी, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम कह देते वही हैं हर वी वन। पॉइंट पे टांजेंट अलग होंगे इसीलिए हाँ, शायद। और इस पॉइंट में मान लेते हैं टी टाइम बाद या स्मॉल टी टाइम बाद, मान लेते हैं स्मॉल टी में टाइम बाद वो बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो ये वेलोसिटी एज अ वेक्टर, तो क्योंकि जब वेलोसिटी हम देखते हैं तो उसको वेक्टर के साथ देखते हैं, और वेक्टर में अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, तब भी हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे वेक्टर चेंज हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भले, स्पीड भले ही कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है मतलब, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, पहले इधर था अब इधर हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और जहां भी वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे एक एक्सेशन क्रिएट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेशन। अब इसे सेंट्रीपिटल एक्सेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर की ओर लगता है। जब हमने मोशन इन की स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ही एक एग्जाम्पल, शायद एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली शायद वेक्टर में बताया था कि अगर किसी वेक्टर का, अगर किसी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होगा उस वेक्टर v के। ये बात याद है किसी को? हम्म, ये बात मैंने बताई थी कि अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो उसका जो डिफरेंशिएशन आता है वो उस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो v वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि हमने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माना है, स्पीड कांस्टेंट है, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेशन कह रहे हैं, वो इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब जब, और क्योंकि ये टेंजेंशियली काम कर रहा है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन आएगा वो टेंजेंशियली किस सेंटर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ होगा, होगा ना। इसलिए एक वेक्टर काम कर, एक कहने का मतलब है जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है
तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से एक एक्सेशन जनरेट होता है। एक्सेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेशन कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेशन हमेशा सेंटर की ही तरफ रहता है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन एज अ वेक्टर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में। अगर बॉडी यहाँ पे होती तो उसका सेंटर डायरेक्शन सेंट्रीपिटल का ये होता कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेशन जनरेट होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को डराइव करके देखते हैं। पार्ट को हम मिटा रहे हैं और मान लेते हैं, इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं कि बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी इंस्टेंट टी पॉइंट पे थी। टी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर थी। अब मान लेते हैं वो q पे चली गई। q पे जब वो गई तो उसने मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस ds ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ जाने में तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो ds है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन वो मान लेते हैं dt है, और टाइम लगा। डिस्टेंस ट्रेवल किया ds और dt टाइम उसे लगा। ठीक है, इस समय वेलोसिटी v1 वेक्टर थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 वेक्टर थी। ठीक है, और मान लेते हैं जो एंगल ट्रेवल हुआ वो एंगल भी स्मॉल है, d थीटा मान लेते। अब इन दो वेक्टर्स को अगर हम पीछे बढ़ाएं, अगर हम इस वेक्टर को, वन वेक्टर है इस v2 वेक्टर, अगर हम इस v2 वेक्टर को पीछे बढ़ाएं यहाँ पे, तो देखेंगे कि v1 और v2 के बीच में एंगल जो बनना है वो कितना है। तो देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 हो है क्योंकि ये टेंजेंट है, ये सेंटर की तरफ है, और ये 90 और ये 90, तो इसका मतलब है इन दोनों का सम 180 हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम 360 होता है, इनका इनका 180 हो गया। इस एंगल का और इसके अपोजिट इसके साथ इस सम 180 होगा, यानी ये वाला एंगल आएगा हमारा 180 माइनस डी थीटा। और अगर ये 180 माइनस डी थीटा आ रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल हमारा आ जाएगा डी थीटा। क्लियर है? देखो अगर हम v1 को इस डायरेक्शन में बनाएं अलग और v2 को हम इस डायरेक्शन में बनाएं अलग, ठीक है, इन दोनों के हमने मैग्नीट्यूड बनाया ट्रायंगल की तरह, और इन दोनों के बीच में एंगल हमने देखा डी थीटा है। तो जो ये वेक्टर होगा, अगर ध्यान से देखो तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये x वेक्टर है, तो अगर ध्यान से देखें तो v2 एज अ वेक्टर प्लस x वेक्टर इक्वल टू होना चाहिए v1 वेक्टर। तो अगर हम x वेक्टर की वैल्यू निकालें तो ये आ जानी चाहिए v1 माइनस v2, यानी कि ये जो x वेक्टर है ये हमारा v1 माइनस v2 है। और v1 माइनस v2 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो क्योंकि सारे चेंजेस मैंने स्मॉल लिए तो चेंज इन वेलोसिटी को भी हम स्मॉल वेक्टर dv मान। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये ट्रायंगल है हमारा ओ पी क्यू। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ पी क्यू के। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी और ओ पी क्यू। कैसे सिमिलर है? एक एंगल दोनों में सेम है, ठीक है। और यहाँ भी देखो तो ये आर है रेडियस और ये भी आर है रेडियस, यानी ये मतलब यहाँ पे ये इसोसलेस ट्रायंगल है। और यहाँ भी देखो तो यहाँ पे भले ही ये वेलोसिटी v1 वेक्टर अलग है, ये v2 वेलोसिटी वेक्टर अलग है, लेकिन v1 और v2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको हम v मान लेते हैं क्योंकि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस ये भी ट्रायंगल इसोसलेस है, ये भी ट्रायंगल इसोसलेस है, जिसका एक एंगल इक्वल है। जब एक एंगल इक्वल है तो बाकी दो एंगल भी इक्वल ही हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या कहती है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो इस एंगल के सामने साइड है BC और इस एंगल डी थीटा के सामने साइड है PQ का रेशियो बराबर होगा। इसमें कोई और साइड ले लो, इसकी AB ले लेते हैं साइड अपॉन, और इसकी साइड OP ले लेते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी है? तो BC हमारा DV वेक्टर है, DV वेक्टर का हो या DV का मैग्नीट्यूड का हो, हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं मैग्नीट्यूड अपॉन PQ कितना है?
तो पी क्यू हमारा डी एस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेवल डी एस थी, इज इक्वल टू ए बी कितना है, तो ए बी हमारा वी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जिसे हमने वी माना है, अपॉन ओ पी कितना है, ओ पी हमारा आर है, तो यहाँ से डी वी की वैल्यू हो जाएगी बाई आर इंटू एस, डिवाइड कर देते हैं डी टी से, तो ये हो जाएगी डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई आर डी एस बाई डी टी। डी वी बाई डी टी एक एक्सेशन होता है, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेशन ए सी कह रहे हैं, तो हो जाएगा वी बाई आर, और डी एस बाई डी टी होता है वेलोसिटी वी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेशन फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसमें हम अगर पुट कर दें वी की जगह आर ओमेगा, तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेशन फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेशन हो गया, तो जाहिर सी बात है जहां पे भी एक्सेशन होगा वहां फोर्स भी लगेगा, तो ये फोर्स को क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वजह से क्रिएट होता है, कह सकते हैं F इक्वल टू एम ए सी, यानी कि when a body is performing uniform circular motion, then a force is acted upon the body, that force is always directed toward the center of the motion, this force is called centripetal। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो, इफ सर्कुलर मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड बोल दिया, एक्सेलरेटेड होता तो इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो अगर हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक एक्सेशन है जो टेंजेंट के लॉन्ग क्रिएट हो रहा है जिसे हम ए टी कह रहे हैं, ठीक है, और एक एक्सेशन सेंटर की ओर क्रिएट हो रहा है जिसे हम ए सी कह रहे हैं। देखो, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ए सी जनरेट होगा लेकिन ए टी नहीं जनरेट होगा, सिर्फ ए सी होगा, ठीक है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ए सी और ए टी दोनों ही जनरेट होंगे। अब जो बॉडी है उस पर टोटल, यहाँ पे जो भी बॉडी है पी पॉइंट पे, तो टोटल जो एक्सेशन लगेगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ऐसे, और जाहिर सी बात है ये दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो नेट एक्सेशन जो भी आएगा ए एज अ वेक्टर वो आएगा अंडर रूट ऑफ ए, नेट एक्सेशन आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेट एक्सेशन है वो क्या, अगर हम इसमें वेलोसिटी वेक्टर मानते तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होती, ठीक है, जो चेंज हो रही थी, तो क्या नेट एक्सेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? आंसर है नहीं। हमने पीछे फिर से बता देते, पीछे हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो भी आएगा वो डिफरेंशिएशन उस वेलोसिटी के खुद परपेंडिकुलर होगा, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। अब क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए जो नेट एक्सेशन आ रहा है ए, देखो ये नेट एक्सेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और एंगल पे, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेशन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्यों क्रिएट होता है, तो आपको ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्रिएट होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से। सेंट्रीपिटल एक्सेशन के क्रिएट होने का कॉज है चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो और चाहे मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों ही केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, इसलिए एसी वेक्टर हमेशा ही क्रिएट होगा अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है या कोई भी मोशन ऐसा हो रहा है जिसमें बॉडी कर्व के लॉन्ग मूव कर रही है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेशन हमेशा ही काम करेगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसकी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है, इसलिए एक टेंजेंशियल एक्सेशन भी होगा, और फिर नेट रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट एक्सेशन जो होगा नो डाउट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है
है। अगर हम कहें कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क करता है, फोर्स ऑलवेज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, क्यों ऐसा है? मान लेते हैं बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट और फुल साइकिल 0 होता है। हाँ नहीं, ये एग्जाम्पल गलत है कि डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट रिवॉल्यूशन 0। मान लेते हैं बॉडी यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ से मूव करके सिर्फ यहीं तक गई, हम कह रहे हैं पी से क्यों गई, वर्क डन बताओ। तो यहाँ पे तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आंसर ये है कि वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, इसलिए 0 आएगा क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, तो और बॉडी जब मोशन करेगी, ठीक है, यहाँ से आ जाएगी, तो वो मूव टेंजेंशियली करेगी। का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना, वो टेंजेंशियल होगा। थीटा 90 और हो इस जाएगा, हाँ, cos ये एंगल 90 0 होता है। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि चाहे बॉडी सर्कुलर मोशन का एक पार्ट ही क्यों ना कवर कर रही हो, बर्डन 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये आंसर देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो उसमें आपको ये बोलना जरूरी है कि बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कि एस वेक्टर परपेंडिकुलर होता है एस वेक्टर के, इसीलिए वर्टन जो होता है क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या है कि जब कोई मोड़ आता है तो गाड़ी हो या साइकिल हो, मोड़ के समय हल्का सा वर्टिकल से बेंड हो जाता है ना, तो वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उसे नेसेसरी अमन, हाँ नोट वाले पॉइंट एक ही था। हाँ, अभी तो एक ही दिखा, आगे और होंगे तो लिखा देंगे। ओके ओके ओके। तो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान जब नेसेसरी टर्न ले रहा होता है, तो टर्न लेने के लिए उसे एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। इसके लिए वो क्या करता है, अपने वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना, इसी को हम बेंडिंग ऑफ साइकिल कहते हैं। मान लेते हैं कि ये एक टर्न है, इस टर्न का रेडियस मान लो कैपिटल स्मॉल आर है। ठीक है, तो जो साइक्लिस्ट है वो क्या करता है, वर्टिकल डायरेक्शन से, मान लेते हैं ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, अब ये जब मान लेते हैं ये हमारी साइकिल है, क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। इस बेंड होने की वजह से क्या होता है, मान लेते हैं जब ये बेंड होगा तो इस पे देखो, जब ये स्ट्रेट था या जैसे भी था, तब वेट जो होगा वो तो नीचे की ओर लग रहा होगा, तो इसका वेट तो परपेंडिकुलर नीचे की ओर लग रहा होगा। ठीक है, और जब ये बेंड नहीं हुआ था तो इसका रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा था। मान लेते हैं जब बेंड नहीं था तब रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा था। अब रिएक्शन और वेट तो बैलेंस हो जाते थे, लेकिन जब ये टर्न ले रहा था तो टर्न लेने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था वो इसे नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से इसकी साइकिल ओवर टर्न हुई जा रही थी। लेकिन जब ये मान लेते हैं वर्टिकल से थीटा एंगल बेंड हो जाता है, ठीक है, तो इसे एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में मिलता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम रिजॉल्व करें, इस डायरेक्शन में आएगा आर कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा आर साइन थीटा। ये जो आर साइन थीटा है ये सेंटर की ओर है, ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये साइकिल टर्न हो जाती है। यानी आर साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। आर साइन थीटा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू एक्सेशन जो कि था बी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन 1 कह देते हैं। और यहाँ पे आर कॉस थीटा जो है वो हमारा एम जी के बराबर हो जाता है। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा ऑन आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एम जी। एम से एम कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। यानी कि अगर उसे वी वेलोसिटी से आर रेडियस का टर्न लेना है तो उसे मिनिमम इतना एंगल थीटा बेंड करना पड़ेगा, तभी वो सेफली टर्न ले पाएगा, नहीं तो उसकी साइकिल ओवर टर्न होगी। क्लियर है, इसी को हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइकिल। इसमें हमने फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है, नो फ्रिक्शन इज कंसीडर।
फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन को कंसीडर हम कर रहे होते, ठीक है, तो यहाँ पे हमको फ्रिक्शन फोर्स को भी लेना पड़ता, तो वो हम यहाँ पे नहीं कंसीडर किए हैं, आगे फ्रिक्शन फोर्स। बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड क्या है? देखो साइकिल को तो हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन जो फोर व्हीलर है या जो हमारी ट्रेन है वो तो हम बेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो रोड होते हैं खासतौर से रेसिंग ट्रैक, उनको हम क्या करते हैं, ऐसे बेंड कर देते हैं, मतलब ऐसे बनाते हैं का एक साइड, जैसे हमको ऐसे नेसेसरी टर्न दिलाना है, ऐसा टर्न दिलाना है, उसका जो आउटर साइड होता है वो ऊपर की ओर उठा होता है लोअर साइड के रिस्पेक्ट। ऐसे ही जो ट्रेन होगी तो जहाँ पे वो ट्रेन घूम रही होगी उसका आउटर साइड ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, और इनर साइड जिस रेडियस में उसको रिवॉल्व करना है वो क्या होगा, अंदर की ओर, नीचे की ओर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और इसमें जो एंगल पे इसको बैंक करना है उसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा जो पीछे बताया मैंने, ठीक है ना, यानी फॉर्मूला यही रहेगा tan थीटा टी स्क्वायर बाई आर जी। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कितना इसको बैंक करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमको ये दे देता है कि इस रोड का विड्थ कितना है, चौड़ाई मान लेते हैं इसका विड्थ कुछ है W, ठीक है, तो ये पूछता है कि इसका, अच्छा जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें विड्थ देता है तो चाहे इसको विड्थ मानो चाहे इसको विड्थ मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में ये और ये अलग अलग नहीं देता है। और ये हाइट पूछता है कि इसको कितना एलिवेट करना है, कितना उठाना है ताकि ये नेसेसरी टर्न ले ले, ठीक है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि tan थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे h/w, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसा ऐसा जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें tan थीटा का फॉर्मूला यही रहेगा, और tan थीटा की जगह h/w रख के विड्थ ऑफ क्या होगा हमें ट्रैक का, उससे हम निकाल लेंगे कि कितना हमको उसको एलिवेट करना है ताकि हमारी गाड़ी सेफली बेंड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो हाइट रेस की जाती है वो बहुत कम होती है, यानी कि ये जो एंगल होता है ये बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल एंगल के केस में हम साइन थीटा और tan थीटा बराबर लेते हैं, ये पता होगा, स्मॉल एंगल के लिए ठीक है। हम साइन थीटा और tan थीटा बराबर लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे चाहे इधर से ले डिस्टेंस और चाहे नीचे से, ठीक है। एक मिनट ठीक। आगे बताते हैं, एक मिनट, ओके। तो अब देखो दो चीजें तो समझ ली कि बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ बाइसाइकिल। एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर रोड बैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन अवेलेबल है, तो गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि गाड़ी सेफली टर्न ले सके। मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ कार या कोई भी फोर व्हीलर तो है ना, टू टेक सेफ टर्न, ताकि वो सेफ टर्न ले सके, है ना, विदाउट बैंकिंग, बिना बैंकिंग के, बिना बैंकिंग अगर ना हो तो भी, है ना, यानी कि विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मदद से वो अननेसेसरी टर्न ले सके। तो मान लेते हैं ये एक रोड है और इस रोड पे कोई कार है, मान लेते हैं ये आ रही है कार, ठीक है ना। अब ये कार 20 स्पीड से आ रही है सामने की ओर, ठीक है। अब इसका रेडियस है r, इस r रेडियस में ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। हम क्या करेंगे, देखो ज़्यादातर हम फोर्स जो मानते हैं किसी भी बॉडी पे वो सेंट्रीफ्यूगल मानते हैं, क्यों, इसका रीज़न हम आगे बता देंगे। तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की ओर। अब अगर यहाँ पे कोई बैंकिंग प्रेजेंट नहीं है और इसको अगर नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स नहीं मिलेगा तो ये बॉडी ओवरटर्न कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं बैंकिंग नहीं है लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा। क्यों अंदर की ओर लगेगा, क्योंकि जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा, जैसे ये बॉडी ऐसे आ रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा तो ऐसे ये इधर की ओर स्लिप करेगी, और जिधर की ओर बॉडी स्लिप करती है फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगता है, तो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा। यानी कि अगर आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, तो ये जो कार है ये सेफली बेंड हो जाएगी, ठीक है।
तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, म्यू इंटू आर होता है, आगे बताएंगे, फिर भी यहाँ जरूरत पड़ रही तो बता रहे हैं, म्यू इंटू आर ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला होता है mv² बाई स्मॉल आर। आर रेडियस है, यहाँ आर जो है नॉर्मल रिएक्शन है, और हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन जब बॉडी प्लेन पे रखी होती है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता है, म्यू mg ग्रेटर देन होना चाहिए mv² बाई आर के। यहाँ से m और m कट जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, v² बाई आर जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, यानी v जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। आपकी सेफ वेलोसिटी जो होनी चाहिए टर्न लेने के लिए वो v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। अगर बैंकिंग प्रेजेंट नहीं है तो इतनी वेलोसिटी से गाड़ी सेफली टर्न ले सकती, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मान लेते हैं कोई गाड़ी चला रहा है और उसके सामने उसको अचानक से वॉल दिखती है, और वॉल देखते ही वो क्या करे, वो मतलब गाड़ी को टर्न लगा दे या वो ब्रेक लगाए, दोनों में से क्या सेफ है? एक बार रिपीट कर दो यार, सुन नहीं पाए भाई। मतलब अगर कोई गाड़ी, मान लो कार है, वो चल रही है और उसको अरे अमन एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। रिपीट तो कर रहे हैं, बोल तो रहे, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलो बोलो। हाँ देखो, अगर कोई कार है, जैसे मान लेते हैं ये वॉल है और एक कार है, और ये कार इस वॉल की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जब ये कार इस वॉल की तरफ जा रही होगी तो इसे क्या करना चाहिए? वॉल, और अचानक से इसने देखा कि वॉल है सामने, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये नेसेसरी ऐसे खटाक से टर्न ले ले, शार्प टर्न, ठीक है, तो इसे शार्प टर्न लेना चाहिए इस वॉल से बचने के लिए, या फिर ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? सोचो बताओ। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कार आगे चल रही है और उसके सामने एक वॉल आ जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? शार्प ब्रेक लगाना चाहिए, या ब्रेक लगाने के साथ साथ गाड़ी को मोड़ना भी चाहिए, या जो है केवल मोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि उसको ब्रेक लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर वो ब्रेक ना लगा के शार्प बेंड करता है तो काइनेटिक एनर्जी तो उसके अंदर उतनी रहेगी जितनी थी, तो जिसकी वजह से शार्प बेंड करने की वजह से एक बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आया नहीं, ठीक है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में तो चेंज आया नहीं, जिसकी वजह से गाड़ी ओवरटर्न हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही ब्रेक लगाने के साथ साथ मतलब बेंड करना ये भी ठीक नहीं है, इसमें भी जो है गलती है, ठीक है। इसका ओवरऑल आंसर ये है कि रोटेशन की वजह से ओवरटर्निंग हो सकती है, तो रोटेशन से या रिवॉल्यूशन से बचना चाहिए और शार्प ब्रेक लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन है कि दो डिस्क हैं, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही हैं। जब स्टार्ट करती हैं रिवॉल्व करना, या तो पी और क्यू एक दूसरे के सामने होते हैं, और जैसे जैसे ये आगे रिवॉल्यूशन होगा पी भी नीचे आएगा और क्यू भी नीचे आएगा। अब आपको बताना है कि अगर पी से क्यू को ऑब्जर्व कर रहे हो या क्यू से पी को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमें पी और क्यू की रिलेटिव स्पीड वी आर मिलेगी। तो जो रिलेटिव स्पीड है वी आर, वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है वो बताना है। मान लेते हैं कि टी टाइम में ये जो पी है ये घूम के यहाँ आ जाए, ठीक है, टी टाइम में, तो इसने ये जो एंगल ट्रेवल किया होगा, मान लेते हैं थीटा, ये थीटा ओमेगा टी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। अब क्योंकि एंगुलर स्पीड इसकी भी उतनी ही है तो ये क्यू भी पॉइंट घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, के लिए भी ये एंगल थीटा ही होगा, ठीक। अब अगर हम टेंजेंशियल स्पीड देखें, इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी? टी पॉइंट की टेंजेंशियल स्पीड इस डायरेक्शन में होगी एज अ वेक्टर, और इसकी टेंजेंशियल स्पीड इस डायरेक्शन में होगी v एज अ वेक्टर। अगर हम इन दोनों को पीछे बढ़ाएं, ठीक है, और हम ये पूछें कि इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है, ठीक है, तो एंगल कितना आएगा? 90 90 नहीं आएगा, 90 नहीं आएगा, 90 नहीं। देखो, क्योंकि ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये एंगल 90 है, इसको हम इसी उसमें बढ़ा लिए, तो ये एंगल 90 है, सीधी ये लाइन तो 90 जा है। रही है ना, हाँ, सीधी लाइन तो जा रही है। नहीं, सीधी की बात नहीं है। देखो, एक्चुअल में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, हम्म और ये एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा,
और फिर इसका और इसका और इसका तीनों का सम 180 होगा। तो 180 में जब 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 2 बार घटाएंगे तो ये एंगल 2 थीटा आएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा? 2 थीटा। ठीक है, अब तो ये तो एट एनी टाइम टी इन दोनों v के बीच में एंगल 2 थीटा होगा। अब रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट v1 स्क्वायर जो कि v है प्लस v2 स्क्वायर v2 स्क्वायर सॉरी माइनस माइनस v1 v2 2 cos थीटा, ये cos थी। तो इस फॉर्मूले को लगाएं तो ये हो जाएगी v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस p स्क्वायर 2v स्क्वायर और cos 2 थीटा आएगा। ये फॉर्मूला होता था, इसको हमने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 2 थीटा हो जाएगी। 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 तो थीटा देखो 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, तो 2 का तो क्या ऐसे सोचो अंडर रूट 2 p स्क्वायर और 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, cos का दुश्मन 1, cos का जब भी साथ 1 आए तो ऐसा फॉर्मूला खोलो कि 1 कट जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नहीं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाँ माइनस 2 sin स्क्वायर माइनस से तो खोलोगे 1 तो माइनस 1 प्लस 2 आएगा, 1 और 1 कट जाएगा, जब 4 यानी कि ये सॉल्व करके आ जाएगा p sin थीटा आएगा 2v sin 2 थीटा, sin थीटा यानी इसका ग्राफ साइन का ही होगा। इसका ग्राफ किसका होगा? साइन का। साइन का अब साइन का ग्राफ कैसा होता है बताओ? ऐसा होता है ना, जीरो से स्टार्ट होता है। होता है, यही तो साइन का ग्राफ होता है। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। कि हम वेलोसिटी स्पीड निकाल लेना। यहाँ क्वेश्चन में कहा नहीं गया है रिलेटिव स्पीड, कहा गया है वी आर इज रिलेटिव स्पीड, कहीं कहा गया है रिलेटिव स्पीड, स्पीड पे ध्यान दो। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि ये हमको इसका सिर्फ मॉड लेना है। क्या लेना है? मॉड लेना है, यानी कि सिर्फ तो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी नीचे वाली देखो, अब मॉड लेने का तरीका बताया था ना उस दिन ग्राफ में कि जो भी नीचे का पार्ट है उसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो अगर हम ये साइन एक्स ग्राफ है, साइन थीटा का ग्राफ है, तो अगर मॉड साइन थीटा ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो मॉड साइन थीटा ग्राफ ऐसा नहीं, रेक्टिफायर लगा। हाँ, मॉड 2v साइन थीटा का मॉड 2v है ना, तो यहाँ पे ये जो है इसका देखो हमने ये भी बताया था कि अगर ग्राफ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो ग्राफ है उसको y एक्सिस के लॉन्ग एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, जितना भी ये 2v मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 2v तक जाएगा। ठीक है, इसीलिए नीचे वाले छोटे बनाए गए थे। नहीं ये इसलिए नहीं, ये तो हाथ से बन गए छोटे, वो छोटे होने की बात नहीं, वो हाथ से बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि ये हाइट कितनी है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ क्लियर हो गया। तब तो थर्ड भी सही हो जाना चाहिए, क्यों मन ऐसा है क्या? थर्ड इसलिए नहीं, नहीं सही, थर्ड तो cos का फंक्शन है। नहीं ये भी साइन का ही फंक्शन है। थर्ड इसलिए नहीं सही हो रहा है अच्छा, मैं क्योंकि वो नीचे इधर वाला सोच रहा था। एक कंप्लीट, देखो यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल का क्या टाइम t है, तो एक कंप्लीट साइकिल में ये अब ध्यान से देखो ना, जब एक आधी साइकिल होगी तो ये दोनों यहाँ पार्टिकल पहुंच गए होंगे। ठीक है, और जब कंप्लीट साइकिल होगी तो सामने फिर से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड देखा, एक ही टाइम पीरियड में पूछ हाँ रहा एक ही टाइम पीरियड का निकालना है ना, तो यहाँ पे इसलिए ये है। ठीक है, ये नहीं है। है। अच्छा एक चीज और है, जब ये सामने थे बिल्कुल, ठीक है, तो देखो इस p वाले की वेलोसिटी ऐसे नहीं रही होगी बताओ, हाँ। और इसकी वेलोसिटी ऐसे नहीं, तो जब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही तो आएगी। हाँ। इसीलिए स्टार्टिंग में भी वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, और देखो जब अपोजिट पहुंच जाएंगे तो भी देखो ऐसे वेलोसिटी होगी ही नहीं, इसलिए t/2 पे भी वेलोसिटी जीरो है। और फिर जब कंप्लीट होके सामने आ जाएंगे तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए रिलेटिव स्पीड जीरो है। मतलब इसको आप चेक करके भी आंसर बता सकते थे क्या सही है। ठीक है, लेकिन जो सही तरीका था वो हमने करके दिखा दिया। बहुत सही अमन। तो फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक्स देखेंगे इसके रिगार्डिंग, और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।